लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था हमने दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। फिर से हम कुछ नए टॉपिक पे आते हैं। जैसे मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन्स ये जो लिखा है मैंने कुछ नया नहीं होना चाहिए आपके लिए। अगर आप प्रीवियस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं दैट इज एक्स वाई एंड जेड, ये ओरिजिन होता है। तो एक्स वाई या एक्स ओ वाई, वाई जेड या जेड एक्स, इनको हम क्या बोलते हैं? कंबाइंड फॉर्म में कोऑर्डिनेट प्लेन्स। क्योंकि ये किससे मिलके बने हैं? एक्स वाई प्लेन किसको कंसिस्ट करेगा? एक्स वाई एक्सिस को। वाई जेड कैसे बनेगा? वाई और जेड एक्सिस से। इसीलिए हम इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स। इनकी इक्वेशंस क्या होती है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से करते हैं। अगर मैं लिखूं फर्स्ट पॉइंट इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, आपको पता है कि एक्स वाई प्लेन पे क्या होता है? जेड जीरो। तो इसकी इक्वेशन क्या आती है? जेड इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि जिस प्लेन की हम बात करेंगे जो कोऑर्डिनेट मिसिंग है वही क्या होता है? जीरो। डेफिनेटली किसी पॉइंट का प्लेन पे लाई करना और एक्सिस पे लाई करना, इन दोनों में डिफरेंस है। ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियोस आप देखिए, आपको आएगा समझ में। तो इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन जेड इज इक्वल टू जीरो। मैं आगे लिखता हूं इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन क्या होता है बेटा? एक्स इज इक्वल टू जीरो। थर्ड इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन y इज इक्वल टू जीरो। एक्स वाई प्लेन होगा तो उस पर जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो। वाई जेड के लिए x जीरो, जेड एक्स के लिए y जीरो। तो इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ये तो कुछ था नहीं, सिंपल हो गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम समझते हैं। देखिए आप इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझते हैं हम। ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ये कुछ नया टॉपिक नहीं था, जैसे मैंने आपसे कहा ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये नया टॉपिक है जो हमको पढ़ना है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं, अब तो आप फैमिलियर हो चुके हैं, यूज्ड टू हो चुके हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मीनिंग क्या होता है? एक्स वाई और जेड एक्सिस मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस हम क्या करेंगे? किसी एक को करते हैं, डिराइव करते हैं। सिमिलरली बाकी दो को हम लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूं फर्स्ट जो मैं डिराइव करने वाला हूं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने एक्स एक्सिस को लिया, वाई जेड किसी भी ले सकते हैं। हमें एक को तो करना पड़ेगा प्रूव, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट अगर आप लिखूंगा तो आप समझोगे कि ये आया कैसे। जो क्वेरी जनरेट होती है वो दिमाग में नहीं रहना चाहिए। इसीलिए मैं किसी भी एक को लेके, चूंकि सीक्वेंस बना होता है कि हर बार हम एक्स को फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है कि आप एक्स को लें, वाई जेड को भी ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ना उसमें। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये हम समझते हैं। देखते हैं इसको आगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसकी इक्वेशन आती है बेटा बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ये आती, अभी आती कैसे वो अपने को समझना है। आप अगर कैपिटल्स में लेते हैं एबीसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस आप ये समझ सकते हैं जो स्मॉल बी सी है ए इसमें मिसिंग है। ए क्यों मिसिंग है वो हम समझते हैं कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये आती कैसे, वही अपना मेन पर्पस है। ये आती कैसे वो हम समझते हैं। जब भी हम प्लेन की जनरल इक्वेशन लिखते हैं उसमें एबीसी क्या होते हैं? स्मॉल एबीसी हो चाहे कैपिटल एबीसी हो, क्या होते हैं बेटा? वो प्लेन के नॉर्मल के डीआरस। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ये कैसे आई ये हम समझते हैं। देखिए हम लिखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इसका प्रूफ पढ़ते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है बेटा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, यही होती है।
प्लेन की जनरल इक्वेशंस। देखिए कोई भी प्लेन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका मीनिंग क्या होता है कि वो उस एक्सिस से इनफाइनाइट इंटरसेप्ट कट करेगा। जो इंटरसेप्ट कट करेगा उसकी लेंथ क्या होगी? इन्फिनिटी। भाई सीधी सी बात है, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं कि जब प्लेन एक्सिस के पैरेलल है तो वो इंटरसेप्ट कट तो करेगा ही नहीं। जैसे हम पढ़ते हैं कि टू पैरेलल लाइंस मीट्स इन इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी कुछ होता ही नहीं है तो वो कहां से मिलेंगी? बात समझ में आ रही है? इसलिए जब प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो जो उस पर इंटरसेप्ट कट करेगा उसकी लेंथ क्या होगी? इन्फिनिटी। देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन मैंने लिखा है इसको, मैं क्या करता हूं इस प्लेन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। अच्छा इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? लास्ट टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। तो मैंने लिखा है इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू माइनस डी। अब क्या करा मैंने? माइनस डी से इसको डिवाइड कर दिया। क्या हो जाएगा बेटा? ax बाय माइनस डी, बी वाई अपॉन माइनस डी, सी जेड अपॉन माइनस डी इज इक्वल टू, आपको पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में जो आरएचएस होती है वो क्या होती है? 1 यूनिटी। मैंने वही इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्या हो जाएगा बेटा? ये डी है, ये हो जाएगा माइनस का डी बाई ए, ये हो जाएगा वाई अपॉन माइनस का डी बाई बी, ये हो जाएगा जेड बाय माइनस का डी बाई सी इज इक्वल टू 1। अगर आप इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करें तो क्या होता है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। तो ये जो नीचे लिखे हुए हैं एक्स वाई जेड के डिवाइड में, ये एक्चुअल में क्या है? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। हम बात कर रहे हैं प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जब प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें इंटरसेप्ट तो कटेगा ही नहीं। और चलो मान लो कट भी गया तो उसकी लेंथ क्या होगी? इन्फिनिटी। मतलब ये जो इंटरसेप्ट है माइनस का डी बाई ए क्या होगा बेटा? इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी जब डिवाइड में जाएगा, जैसे भी आप अरेंज करते हैं, इन्फिनिटी को हम क्या लिखते हैं? 1/0। तो यहां से अपने को ए क्या मिल जाएगा बेटा? 0। बात समझ में आ रही है? एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। जो डिवाइड में लिखे हुए हैं वो एक्चुअल में क्या है? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब कोई प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो इंटरसेप्ट तो कट वैसे भी नहीं होना है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें इंटरसेप्ट की तो उसकी लेंथ क्या होगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है? 1/0। तो यहां से अपने को ए कितना मिल गया? 0। ये जो फर्स्ट इक्वेशन आप देख रहे हैं इसमें अगर मैं ए को 0 पुट कर दूं, मैं अगर लिखूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैंने इसमें ए को 0 पुट किया तो ए तो हट गया। क्या बचा बेटा? बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। यही देखिए आप, बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन व्हेन प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बाकी आप लिख सकते हैं। तो सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू y एक्सिस ax प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू z एक्सिस, ये होगा बेटा ax प्लस बी वाई प्लस, तो कुछ सिंपल सी बात है। आप इसको अगर अच्छे से देखें तो मैंने आपसे कहा था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो प्लेन जिस एक्सिस के पैरेलल होगा उसी एक्सिस से क्या बनाएगा? इन्फिनिटी लेंथ का इंटरसेप्ट। मतलब वही कोऑर्डिनेट क्या होगा? मिसिंग होगा। तो जब प्लेन एक्स के पैरेलल तो एक्स नहीं आएगा, बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। प्लेन अगर वाई के पैरेलल तो वाई नहीं आएगा, ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। जेड के पैरेलल तो जेड नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये है इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ये तो अंडरस्टूड है कि एक्स वाई पे जेड 0 होगा, वाई जेड की इक्वेशन क्या होती है? एक्स इज इक्वल टू 0 और जेड एक्स पे क्या होता है? वाई इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एंड जेड एक्सिस।
सो इसको आप नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कंडीशन दैट two points should lie, condition that 2 points कहां lie करेंगे, lie on the same side of the plane देखिए पॉइंट्स जो मैंने लिखा है इसमें कि कंडीशन अपने को फाइंड आउट करना है कि द 2 points शुड बी लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन। अगर आप इस बोर्ड को देखें, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक चौक का टुकड़ा है, आप देख सकते हैं, एक और आप मैं अगर पॉइंट लूं, एक पॉइंट मेरे हाथ में ये और एक ये है, कि दोनों पॉइंट्स कहां कहां हो सकते हैं, इस प्लेन के फ्रंट में हो सकते हैं, बैक में हो सकते हैं, एक फ्रंट में और एक बैक में हो सकता है। मैं बात क्या बोल रहा हूं समझना आप, हमें यह प्रूव करना है कि जो पॉइंट्स हैं वो प्लेन के सेम साइड लाई करेंगे, दोनों फ्रंट में हो सकते हैं, ये दोनों जो बोर्ड आप देख रहे हैं इस बोर्ड के बैक में हो सकते हैं, तो भी क्या कहलाएंगे, सेम साइड। दोनों फ्रंट में हो सकते हैं, दोनों बैक में हो सकते हैं, अगर एक बैक में है और एक फ्रंट में है तो हम बोलेंगे कि पॉइंट लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द प्लेन। बात समझ में आ रही है? हमें यह समझना है कि जो दो पॉइंट्स हैं वो कहां लाई करेंगे, सेम साइड ऑफ द प्लेन, वो हम समझते हैं। देखिए अब दो पॉइंट हमने लिए Px1, y1, z1, एक लिया मैंने x2, y2, z2। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है बेटा, ax प्लस by प्लस cz प्लस d, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो अब जो पॉइंट अपने पास हैं वो कहां लाई करेंगे, प्लेन के सेम साइड या ऑपोजिट साइड, वो कैसे चेक करेंगे, डायरेक्टली जब ऑब्जेक्टिव करते हैं हम सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं। कैसे कि अगर ये प्लेन जो पॉइंट्स अपने पास है P और Q के कोऑर्डिनेट जो भी हैं, अगर वो उस प्लेन के सेम साइड हैं तो डायरेक्टली आप इसको पुट कर सकते हैं, ax1 by1 cz1 प्लस d ax2 by2 cz2 प्लस d। अगर इसका साइन पॉजिटिव आ जाए तो आप लिखेंगे सेम साइड, अगर इसका साइन नेगेटिव आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, तो आप लिखेंगे ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड। मैंने क्या लिखा, P और Q दो पॉइंट हैं वो कहां लाई करेंगे, आइदर फ्रंट ऑफ द प्लेन, इन फ्रंट ऑफ द प्लेन, प्लेन के बैक साइड, एक फ्रंट में एक बैक में, मतलब एक प्लेन के लेफ्ट में और एक राइट में, मतलब प्लेन कहां पे होगा, दोनों पॉइंट्स के बीच में। लेकिन दोनों पॉइंट अगर सेम साइड हैं, डायरेक्टली अगर अपने को ऑब्जेक्टिव में चेक करना हो तो कैसे करेंगे, जो रेशियो अपने को दिया है अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो पॉइंट्स कहां लाई करेंगे, प्लेन के सेम साइड। सेम साइड का मीनिंग होता है चाहे वो दोनों फ्रंट में हो चाहे वो उस प्लेन के बैक साइड हो, लेकिन कहां कहलाएंगे, सेम साइड। ऑपोजिट का मीनिंग क्या होता है, एक प्लेन के बैक में और एक प्लेन के फ्रंट में। बात समझ में आ रही है? डायरेक्टली अगर हम जब ऑब्जेक्टिव सम करेंगे, देखिए अभी मैं प्लेन की पूरी थ्योरी कवर कर रहा हूं, लास्ट वीडियोस में मैंने 3D की पूरी थ्योरी कवर की, और जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इस प्लेन के बाद स्ट्रेट लाइन, उसकी भी थ्योरी कवर करेंगे। जब तीनों टॉपिक कवर अप हो जाएंगे, मतलब पूरी 3D कवर हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में जो कंपटीशन में IIT JEE मेंस एडवांस में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे सम करेंगे। तो जिस टॉपिक के सम हम करेंगे, अगर आप एक बार उन टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने लिखा कि जो पॉइंट है वो कहां लाई करेंगे, प्लेन के सेम साइड या ऑपोजिट साइड, ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये। तो अगर ये रेशियो अगर पॉजिटिव आ जाए तो पॉइंट्स कहां लाई करेंगे, सेम साइड, बट अगर ये नेगेटिव आ जाए तो पॉइंट्स कहां लाई करेंगे, ऑपोजिट साइड। ये तो मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप बोलोगे सर ये सेम साइड कैसे आया, ऑपोजिट आप तो लिख तो दिया, जब हम कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव की, तो डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं, बट ये आता है कैसे वो समझिए। देखें आप, मान लीजिए ये एक प्लेन है, ये पॉइंट P हो गया, x1, y1, z1, और
एक लाइन सेगमेंट लिया मैंने, ये पॉइंट Q हो गया, x2 y2। देखिए अभी हमें नहीं पता कि P और Q कहाँ लाई कर रहे हैं, P और Q कहाँ लाई करेंगे इस प्लेन के ऊपर, दोनों ऊपर हैं, दोनों नीचे हैं या अपोजिट साइड हैं। हम सपोज कर रहे हैं कि मान लो एक लाइन सेगमेंट है PQ, दो पॉइंट्स अपने पास है P और Q, और PQ क्या हो जाएगी बेटा, एक लाइन सेगमेंट, और ये प्लेन क्या करता है, इस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड करता है। आप λ/1 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मान लो हमने m/n ले लिया, और ये जो पॉइंट है ये R है। R कौन सा पॉइंट होगा बेटा, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो मैं सपोज क्या कर रहा हूं कि जो प्लेन है वो प्लेन क्या करता है, इस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड। देखिए जो लाइन सेगमेंट अपने पास है, पॉइंट R क्या होगा इसमें, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन। तो पॉइंट R क्या करता है इसमें, इस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, प्लेन इस लाइन सेगमेंट के मिड से पास नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मिडिल से पास होगा तो आपको पता है कि मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आप समझते हैं। R PQ का मिड पॉइंट नहीं है, मतलब प्लेन इस लाइन सेगमेंट के मिडिल से पास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो R होगा, R क्या करेगा, इस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहा है। एक और चीज, R क्या है इसमें, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन, और R कहां लाई करेगा, प्लेन के ऊपर। तो R अगर प्लेन के ऊपर लाई करेगा, जैसा हम पढ़ चुके हैं कि R के कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, इस इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। बात समझ में आ रही है। जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था तब भी डिस्कस किया था कि कोई पॉइंट अगर प्लेन के ऊपर लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो R क्या है इसमें, PQ को m/n में डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है। आप लिख सकते हैं कि m is not equal to n। R ने क्या किया, इस PQ को m/n में डिवाइड किया। अब R के जो कोऑर्डिनेट हैं x y z हम अब पढ़ चुके हैं, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो इंटरनल डिवीजन टॉपिक मैं करा चुका हूं। तो R ने क्या किया, इस लाइन सेगमेंट PQ को m/n में इंटरनली डिवाइड किया। तो R के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बेटा, R के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, mx2 nx1 अपॉन में m+n, my2 ny1 अपॉन में m+n, mz2 nz1 अपॉन में m+n। ये है R के कोऑर्डिनेट। अब R कहां लाई कर रहा है, प्लेन के ऊपर। अब लिखेंगे सिंस R लाइज ऑन प्लेन, इसको फर्स्ट मान सकते हैं, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। R लाइज ऑन प्लेन 1। तो R अगर प्लेन के ऊपर लाई करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा, देखिए मैंने लिखा R लाइज ऑन प्लेन 1, मतलब फर्स्ट इक्वेशन, ये प्लेन का जनरल फॉर्मूला है। तो R अगर इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा तो R के कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, इस गिवन प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन आप देख रहे हैं जिसको मैंने फर्स्ट नाम दिया है, वो फर्स्ट इक्वेशन नहीं है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन को लिखा हुआ है। R कहां लाई कर रहा है, प्लेन के ऊपर। तो R के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, ये देखिए आप। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में जहां पे आपको x y z दिख रहा है उनको हम रिप्लेस किससे कर देंगे, इन वैल्यू से। बात समझ में आ रही है। क्या हो जाएगा बेटा, a इंटू mx2 प्लस nx1 डिवाइड में m+n, ये हो जाएगा b इंटू m y2 प्लस n y1 m+n, ये हो जाएगा c mz2 nz1 डिवाइड में m+n प्लस d। समझिए, प्लस d इज इक्वल टू 0। देखिए इसका एलसीएम तो वही आएगा m+n। अब देखो जब a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, amx2 bmy2 cmz2। मैं डायरेक्टली अगर सब में से m कॉमन निकालूं क्या बचेगा बेटा, ax2 by2 और cz2। फिर क्या आएगा, anx1 bny1, सब में से मैंने n कॉमन निकाला, क्या आएगा बेटा, ax1 by1 और cz1।
और जो बचेगा लास्ट में डी, m प्लस n इज इक्वल टू 0। डी का m से करेंगे, इधर भी m है, जो डिवाइड में आएगा वो तो 0 में जाएगा। तो मैं अगर m, देखिए ये क्या हो जाएगा, dm प्लस dn। तो अगर मैं m पूरे में से कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा बेटा, ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d प्लस n, इसमें से भी अगर कॉमन निकालूं तो ax1 by1 cz1 प्लस d कंबाइंड इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? 0 के अगर हम ट्रांसपोज करेंगे नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं इसको अरेंज करूं, बात समझना आप, m बाई n क्या आएगा रेशियो बेटा इसमें, ये हो जाएगा माइनस का ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, नीचे आ रहा है ax2 by2 cz2 प्लस d। अब देखिए m/n क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। m बाई n पॉजिटिव कब होगा आप समझिएगा, अगर m/n अगर पॉजिटिव है, अब बात समझना अच्छे से, m/n अगर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव कब आएगा, when ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d and ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d have the opposite sign, opposite sign। देखें, अगर इसका साइन और इसका साइन जो भी आए ऑपोजिट आए, मान लीजिए एक आ रहा है पॉजिटिव, एक आ रहा है नेगेटिव, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव बाय नेगेटिव क्या बनेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वही मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि अगर देखिए ये जो रेशियो है किसके इक्वल है, m बाई n के इक्वल, m बाई n के इक्वल है। अगर m बाई n पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव कब आएगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन क्या होंगे, ऑपोजिट। तो अगर इनके साइन ऑपोजिट हैं, एक कोई भी एक नेगेटिव हो कोई भी एक पॉजिटिव हो, तो साइन तो क्या मिलेगा, नेगेटिव, बट नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर m बाई n पॉजिटिव आएगा, इट मीन्स कि व्हेन ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d एंड ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d हैव द ऑपोजिट साइन, इट मीन्स पॉइंट कहां लाई करेंगे, सेम साइड। बात समझ में आ रही है, सेम साइड। m बाई n नेगेटिव कब आएगा, व्हेन आप लिख सकते हैं सेम, हैव दी सेम साइन, सेम साइन। मैंने लिखा था कि अगर ये नेगेटिव कब आएगा, जब इन दोनों के साइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों नेगेटिव हो तो भी अल्टीमेटली क्या आएगा, पॉजिटिव, ये दोनों क्या हो पॉजिटिव तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव, बट बाहर क्या चल रहा है, नेगेटिव। तो m बाई n क्या हो जाएगा, नेगेटिव, when this and this have the opposite have the same sign, got it। अगर इन दोनों का साइन ऑपोजिट है तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, नेगेटिव, बट बाहर क्या नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर ये रेशियो नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स कि इन दोनों का साइन क्या है, सेम, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपोजिट साइड। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में मैंने आपसे यही लिखा था कि अगर हमें डायरेक्ट कंपटीशन वाले सम करना हो ऑब्जेक्टिव, और हमें ये चेक करना हो कि जो पॉइंट अपने पास है वो कहां लाई करेंगे, प्लेन के सेम साइड या अपोजिट साइड, तो मैंने आपसे कहा था कि इस रेशियो को आप देखें, अगर ये रेशियो पॉजिटिव आए। एक और चीज देखिए, अगर ये रेशियो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव रेशियो किस में आता है, एक्सटर्नल डिवीजन में। बात समझ में आ रही है, रेशियो अगर पॉजिटिव है तो किस में आता है, इंटरनल डिवीजन में। तो मैंने आपसे कहा था कि इस रेशियो की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए तो पॉइंट्स कहां लाई करेंगे, सेम साइड, अगर नेगेटिव आ जाए तो ऑपोजिट साइड। फिर मैंने क्या किया, हमने सपोज किया कि जो r है वो उस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड करता है। PQ अपने पास है, r क्या है इसमें, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। r कहां लाई करेगा, प्लेन के ऊपर, r प्लेन के ऊपर लाई करेगा तो r के कोऑर्डिनेट्स भी क्या करेंगे, प्लेन को सेटिस्फाई। मैंने वही किया था
कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन थी उस पर एक्स वाई जेड को मैंने रिप्लेस किया था आर के कोऑर्डिनेट से, मतलब एक्स वाई जेड से सिंप्लीफाई किया, लास्ट में एम बाई एन इसके इक्वल आ गया। अब एम बाई एन का जो रेशियो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो अगर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, अगर इनके साइन अगर ऑपोजिट हैं, एक पॉजिटिव है कोई भी एक और एक नेगेटिव है, तो इसके अंदर का साइन क्या मिलेगा नेगेटिव, बट बाहर क्या दिया नेगेटिव, तो साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। मैंने लिखा भी है कि हैव द ऑपोजिट साइन, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव। नेगेटिव कब मिलेगा, जब इन दोनों के साइन क्या होंगे सेम, चाहे वो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव हो, लेकिन साइन क्या मिलेगा पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है। तो m बाई एन का रेशियो अगर नेगेटिव आ रहा है इट मीन्स एक्सटर्नल डिवीजन, पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स इंटरनल डिवीजन। अब देख सकते हैं कि अगर रेशियो पॉजिटिव आए, m बाई एन पॉजिटिव आ रहा है, m बाई एन किसके इक्वल है, इसके इक्वल, ठीक है। तो यही मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि अगर ये रेशियो पॉजिटिव आ जाए तो सेम साइड, अगर नेगेटिव आ जाए तो अपोजिट साइड। अब नोट करिए इसको।